गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। कल या परसों में आपकी केमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना? तो सबसे जल्दी सिलेबस कराएंगे हम। ठीक है, जल्दी से आ जाइए एक बार, फिर स्टार्ट करते हैं। आज बेटा कोल एंड पेट्रोलियम करेंगे। देखिए बेटा, कोल एंड पेट्रोलियम। देखो बेटा, आप लाइव क्लास देखिए, जब आपके पास टाइम और रिकॉर्डेड भी देख लेना, ठीक है? मेन सिलेबस यही है, ठीक है ना? वही है, रिवीजन करना हो तो उससे कर लेना, ठीक है ना? नहीं तो ये मोर देन सफिशिएंट है, यही आपको करनी है। बेटा पीडीएफ वीडीएफ के बारे में मैं बहुत बता चुका हूँ। आप केरविल के हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल कर लेना बेटा, वो आपको बता देंगे, ठीक है? ऐप के बारे में उन्हें ज्यादा नॉलेज होती है, उसमें टेक्निकल टीम होती है। हम बेटा, हम पढ़ाने, हमारा काम पढ़ाने का होता है, ठीक है ना? ऐप का नॉलेज उन्हें ज्यादा है, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। चलिए, तो सबसे बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है ना? नहीं, आज नहीं होंगी, कल या परसों में होंगी। आज नहीं होंगी, कल या परसों में होंगी, ठीक है ना? कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर हमारा। तो नेचुरल रिसोर्स के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं बेटा। होते तो क्लासिफिकेशन बहुत सारी होती है इसकी, ठीक है ना? लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो ये वाली है, ठीक है बेटा? यूट्यूब पर क्लासेस प्लेलिस्ट में जाइए ना, आपको प्लेलिस्ट तो निकालनी आती होगी। चैनल पर जाओगे सतिंदर सर क्लासेस पर, ठीक है? वहां पर प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में सीटेट की एक प्लेलिस्ट, उसको स्क्रॉल करोगे तो सीटेट की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, ठीक है? चलिए, पीडीएफ अपलोड हो चुकी होगी। पीडीएफ तो मैंने दे दी, मैंने बोल दिया। अगर अपलोड नहीं हुई है क्या केमिस्ट्री की? हो गई होगी शायद, अगर नहीं हुई तो बता दीजिए, आज फोन करके बोल देंगे। हाँ जी, अब सुन लीजिए। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दो तरीके के प्राकृतिक स्रोत होते हैं बेटा, ठीक है? एक होते हैं एग्जॉस्टिबल, एक होते हैं इनएग्जॉस्टिबल, ठीक है ना? एक होते हैं सीमित संसाधन, एक होते हैं असीमित संसाधन। इनएग्जॉस्टिबल, असीमित संसाधन। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होता है? असीमित संसाधन। तो ये ऐसे सोर्स होते हैं, इनएग्जॉस्टिबल सोर्स किसको बोलते हैं? ये ऐसे सोर्स होते हैं जो नेचर में अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है? अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, और जो कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे सन से जो एनर्जी आती है बेटा, ठीक है, वो अनलिमिटेड मात्रा में, क्या वो खत्म होगी? नहीं खत्म होगी। तो वो कैसा सोर्स हो गया आपका? इनएग्जॉस्टिबल सोर्स हो गया। एयर है, एयर क्या खत्म होगी? नहीं होगी। एयर खत्म होगी तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो ये भी क्या है? अनलिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है? तो जो अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जो जल्दी खत्म नहीं होंगे, ठीक है ना, जिनकी खत्म होने की लिमिट बहुत हाई है, तो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? इनएग्जॉस्टिबल सोर्स। मतलब जब तक नेचर एग्जिस्ट करेगा तब तक ये चीजें एग्जिस्ट करेंगी, जब तक पृथ्वी है तब तक ये चीजें एग्जिस्ट करेंगी। एग्जॉस्टिबल सोर्स क्या होते हैं? सीमित संसाधन, जो कुछ टाइम के बाद खत्म हो सकते हैं। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, ये क्या होंगे? आपको कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएंगे। तो इनएग्जॉस्टिबल क्या होते हैं? असीमित संसाधन होते हैं। दोज रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड अमाउंट। किस अमाउंट में होंगे बेटा? ये अनलिमिटेड अमाउंट में होंगे, अनलिमिटेड अमाउंट में होंगे, ठीक है ना? और जल्दी से ये खत्म नहीं होंगे ह्यूमन की, ठीक है ना? इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? सनलाइट और एयर। अगला देखिए, एग्जॉस्टिबल कौन से होते हैं? जो लिमिटेड अमाउंट में होंगे बेटा। एग्जॉस्टिबल कौन से होते हैं? जो लिमिटेड अमाउंट में होंगे, ठीक है ना, और ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। उनको बोलते हैं हम एग्जॉस्टिबल, सीमित संसाधन, ठीक है? चलिए, ये वाले नोट्स बेटा, ये वाले बताना। फॉरेस्ट, कोल, पेट्रोलियम,
तो जंगल भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं बेटा, कोयला भी खत्म होता जाएगा, पेट्रोलियम भी खत्म हो जाएगा। अब फोसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, नाम से ही देखिए, फोसिल फ्यूल्स जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं। जैसे आपका कोई प्लांट है, प्लांट डेड हो गई, एनिमल डेड हो गई, तो मरे हुए जो जीव जंतु और पेड़ पौधे होते हैं, जब इनके ऊपर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, मतलब ये मिट्टी में दब जाते हैं, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के बाद इनसे जो फ्यूल मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फोसिल फ्यूल बोलते हैं, ठीक है ना। तो फोसिल फ्यूल क्या होते हैं बेटा, जो मृत जीव जंतु और पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, उनके अवशेषों से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, फोसिल फ्यूल्स। तो फोसिल फ्यूल क्या होते हैं, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे मिलते हैं हमें, डेड पार्ट ऑफ, रिमेन्स ऑफ डेड पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे आपके जीव जंतु हो गई, ठीक है ना, या पेड़ पौधे हो गए, तो इनसे जो मिलते हैं हमें उन्हें क्या बोलते हैं, फोसिल फ्यूल बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब फोसिल फ्यूल की बात करते हैं। फोसिल फ्यूल तीन तरीके के होते हैं बेटा, एक होता है कोल कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम और तीसरा है सीएनजी। इनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखो कोयला, ये सारी चीजें याद रखने की चीज है। मुझे एक बात, कोयला जो होता है एक ब्लैक कलर का सॉलिड सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। कोयले के अंदर बेटा सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है, कार्बन मिलता है। कोयले में क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा मात्रा में आपको कार्बन मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप कोयले को जलाते हो, अब कोयले के अंदर क्या है, कार्बन है। अगर कोयले को जलाते हो तो कोयले को जलाने के दो तरीके हैं। एक तो आप उसे सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन दो, और एक सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन ना दो, मतलब एक तो उसे जितनी उसे ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए उतनी ऑक्सीजन आप उसे दे रहे हो, और एक जितनी चाहिए तो उतनी ऑक्सीजन ना देकर उसे कम ऑक्सीजन दे रहे हो। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूं ये जो कार्बन है, अगर इसकी रिएक्शन आप ऑक्सीजन से कराओगे, देखो कंबशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है ना। दहन जो प्रक्रिया होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। दहन प्रक्रिया किसकी प्रेजेंस में होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। तो देखो अगर ये दोनों जलेंगे तो आपको क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, या तो सीओ बनेगा या CO2 बनेगा, या तो सीओ बनेगा या CO2 बनेगा। तो यहां पर ऑक्सीजन कम है, यानी कि अगर कार्बन को कम ऑक्सीजन मिलेगी, अगर कार्बन को कम ऑक्सीजन मिलेगी तो वो CO बनाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का एक एटम है। और अगर उसे सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिली, अगर उसे सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिली तो CO2 बनेगा। क्लियर है, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या बना देगा वो, CO2 बना देगा, ठीक है ना, यही बताया गया। अगर कार्बन को ये जो ऑक्सीजन है ये सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगी तो वो CO2 बना देगा, और अगर इनसफिशिएंट अमाउंट में मिलेगी तो क्या बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना बेटा, ये कैसी गैस होती है, जहरीली गैस होती है। कैसी गैस होती है, जहरीली गैस होती है। आपने सुना होगा कि बंद कमरे में कभी अंगीठी नहीं जलानी चाहिए, सुना है सब। आज से मॉर्निंग क्या बेटा, प्रसन्नजीत बेटा मॉर्निंग क्लास तो पिछले 2 हफ्ते से चल रही है। हाँ, उस होता क्या है, देखो होता क्या है, अंगीठी को जो अगर आप ध्यान से सुनना, अंगीठी जो होती है, अब किसी बच्चों को अंगीठी नहीं पता तो गूगल कर लेना, अब सर्दियों में यूज करते हैं सर्दी से बचने के लिए। तो अंगीठी के अंदर क्या होता है, कोयला जलता है। तो स्टेटमेंट ये बंद कमरे में नहीं जलानी चाहिए, क्या, ठीक है ना, बंद कमरे में नहीं जलानी चाहिए, ओपन कमरे में आप जला सकते हो। बंद कमरे में जलाने से क्या होगा, अगर आप कमरा बंद कर देते हो तो उस कमरे में जो एयर की मात्रा है वो क्या कर देते हो, आप लिमिटेड कर देते हो। एयर की जो मात्रा होती है, वायु की जो मात्रा होती है, आप उसे क्या कर देते हो, लिमिटेड कर देते हो, ठीक है ना। और अगर कार्बन को लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगी, अगर कार्बन को लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगी तो वो क्या बना देगा, लिमिटेड लिमिटेड में मिलेगी तो क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। तो बंद कमरा आपने किया है तो एयर की मात्रा जो है वो क्या हो गई, उसमें लिमिटेड हो गई, फिक्स हो गई, ठीक है। तो उसको उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी कोयले को जलने के लिए, इसीलिए जब हम बंद कमरे में अंगीठी को जलाते तो CO बनती है। उस CO से क्या होता है, पॉइजनस होती है, जिससे पर्सन की डेथ हो सकती है, ठीक है बेटा। अगर आप बंद कमरे में फैन चला दोगे तो फैन से क्या होगा, एयर की स्पीड तो बढ़ेगी, जो इतनी जो उसमें एयर है उसकी फ्लो होने की स्पीड बढ़ेगी, एयर थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। वो और जल्दी जल्दी क्या हो गया, कंबशन प्रोसेस को फास्ट करेगा,
वाह बेटा वाह, सब्बू एक लड़के, देखिए कह रहे ना आपके बच्चे एक से बढ़कर एक है, कह रहे गूगल करेंगे तो क्यों पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ते हैं, मत करो गूगल। अंगीठी आपने, अगर अंगीठी आपने नहीं देखी तो उसमें मेरी गलती थोड़ी है। अगर आपको किसी चीज का नहीं पता, बेटा कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बिल्कुल बनेगा, कि वो अंदर की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। होता क्या है, जब सांस लोगे तो आपके शरीर के अंदर क्या जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगी, और शरीर के अंदर क्या है बेटा, ब्लड में जब वो पहुंचेगी, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ जाएगा, और फिर क्या करेगा, सेल्स को वो कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रांसफर करेगा, ठीक है ना। वो सारा प्रोसेस मुझे पता है, लेकिन बायोलॉजी में आता, मैं भी पढ़ाता हूँ, लेकिन आपके बैच में जरूरत नहीं है उसकी, इसलिए नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा बेटा, मैं उन बच्चों, मैंने ये कहा है जिन बच्चों ने अंगीठी नहीं देखी है, वो नहीं जानते हैं, तो उसका तरीका क्या है आप बताइए। अब मैं आपको पढ़ाने के लिए अंगीठी लेके आऊंगा क्या क्लास में, है? और आप टीचर बनने की सोच रहे हो, कॉमन सेंस अंदर आपके अंदर है नहीं। सबू जो भी नाम है बेटा आपका, आप टीचर बनने की सोच रहे हो तो रहने दीजिए आप, ठीक है ना। आपके बस की बात नहीं रहेगी फिर, क्योंकि आप एक सिंपल सी चीज को अगर आपको नहीं पता, उसमें टीचर की गलती आप निकालने में लग गए हो अभी से पहले, ठीक है। अभी कुछ सीख तो लो, पहले पेपर तो निकाल लो, चलिए, ठीक है ना। अगर जिसने देखी है तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं, जो समझता है। अब नहीं देखी तो उसको मैं तो लेके नहीं आ सकता, ठीक है ना। एक अब नहीं है बेटा, हर टॉपिक खत्म होने के बाद क्वेश्चन करा दिया करो बेटा। आपको कितनी बार बताया है, आप पहली बार आए हो मेरी क्लास में, मैंने सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन करा रखे हैं इन टॉपिक्स के। ये थ्योरी का बैच है, ये क्वेश्चन का बैच नहीं है। और क्वेश्चन मैंने आपको बताया, फिर भी आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। PYQs मैंने सारे अपने यूट्यूब पर करा रखे हैं। मैंने ये भी कहा कि मैं जनवरी में और नए क्वेश्चन भी कराऊंगा, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, जो सीटेट में आ सकते हैं, ठीक है ना, मैं वो भी कराऊंगा, ठीक है ना। अच्छा तो फिर बेटा आपको बताया तो है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कोयला जो बनता है आपको पता होगा बेटा, बहुत टाइम लेता है जब ये प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। बेटा अनीशा कृपया गाइड ना करे, मुझे भी पता है फालतू कमेंट्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए, पर क्या करें, जब सामने आ जाते हैं तो समझाना पड़ता है, ठीक है ना। इतने बड़े हुए, हालांकि आप इतने बड़े बच्चे हो, अब आपको समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या करें, आप हरकतें ऐसी करते हो, ठीक है। एक देखिए, अगर यूट्यूब चैनल बता दो, अरे मूर्ख को तरीके से सो रहे हो, अपना देख लेना बेटा। कितनी बार बता दिया, हर बार यही काम रह गया क्या। हाँ जी देखो, तो कोयला बनाने का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, आपने सुना होगा बहुत समय पहले पेड़ पौधे और जीव जंतु मर गए थे, ठीक है। तो उनके जो बॉडी पार्ट्स थे वो सारे जमीन के अंदर धस गए थे, दब गए थे, ठीक है ना। उनके ऊपर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर अप्लाई हो रहा था, तो जिसकी वजह से क्या हो गए, वो फ्यूल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो इसको, तो ये जो प्रोसेस होता है काफी लंबा होता है। द फॉर्मेशन ऑफ कोल टेक्स प्लेस अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। और ये प्रोसेस कैसा होता है, स्लो होता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, कार्बनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन, ठीक है ना। जिस प्रोसेस से क्या होता है, जो आपके डेड प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, इन पर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लगता है, तो इस प्रोसेस से कोल बनता है, और कोयला बनने में काफी समय लगता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन बोलते हैं, कार्बनीकरण बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ कोल, कोयले से हमें 3 प्रोडक्ट मिलते हैं बेटा, कोक मिलता है, कोल तार मिलता है, कोल गैस। ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ कोल या इज ए प्रोडक्ट ऑफ कोल, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं, 1 to 5 में केमिस्ट्री क्वेश्चन नहीं आएगा, आ जाता है 1 2 कभी कभार आ जाता है, लेकिन आएगा नहीं, ठीक है, क्लियर है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं बेटा, कोक के बारे में, ठीक है ना। पहले ये जो कोक होता है ना, इसका यूज कर, ये पहली चीज तो कोक किसका प्रोडक्ट है आपका, ये पेट्रोलियम का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, सॉरी कोयले का प्रोडक्ट होता है, पहली चीज याद रखना। ये एक थिक सॉलिड होता है, थिक ब्लैक कलर का सॉलिड होता है। कोक कैसा होता है, थिक कलर का ब्लैक सॉलिड होता है। इसका यूज कहाँ पर करते हैं हम, स्टील इंडस्ट्री में इसका हम यूज करते हैं। देखिए सारा थ्योरेटिकल है, ठीक है ना। कोक जो होता है दूसरे के ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होती है, मतलब ऑलमोस्ट मतलब 99% बोल लीजिए, 98% बोल लीजिए, सॉरी 98% इसके अंदर कार्बन होता है, ठीक है ना।
कोक के अंदर क्या होता है, 98% कार्बन होता है, इसलिए इसको बोला ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म। ठीक है ना। अब पेपर में आपसे पूछ ले प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा होता है, सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है, तो बेटा डायमंड। कार्बन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा होता है, डायमंड होता है। कौन सा होता है, डायमंड होता है। तो आप ऑप्शन डिपेंडेंट है बेटा, ऑप्शन में क्या आएगा। अगर ऑप्शन में डायमंड है तो आप डायमंड टिक कर दोगे, डायमंड नहीं है तो फिर आप क्या टिक कर दोगे, कार्बन टिक कर दोगे। ठीक है ना। और कुछ है, और क्या टिक करना है वो हम अब क्वेश्चन में कराएंगे, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसमें कराएंगे। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना होता है। ठीक है, तो कोक क्या आपकी ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होती है। ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। ठीक है ना। पोरस का मतलब क्या होता है, आपने देखा कोयला, कोयले के अंदर छिद्र होते हैं, कोयले को देखोगे कोयले के अंदर छिद्र होते हैं, पोरस का मतलब ये होता है छिद्र होंगे इसमें। ठीक है ना। टफ मतलब सॉलिड होगा, कठोर होगा। टफ मतलब सॉलिड होगा, कठोर होगा। तो इसमें कुछ समझाने का तो है नहीं, आप मुझे बता दीजिए इन इन दो पॉइंट को समझाने का, ये याद ही करने का बेटा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है ना। मैंने आपको बताया इसका यूज कहां पर करते हैं, स्टील इंडस्ट्री में यूज करते हैं। ठीक है ना, कहाँ यूज करते हैं हम, स्टील इंडस्ट्री में इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक, करवा दी बेटा। कार्बन मीन्स बेटा कार्बन, आपको केमिस्ट्री का एलिमेंट नहीं पता, जैसे नाइट्रोजन होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरोन होता है, इसी तरीके से कार्बन एक तत्व होता है। सुनील जी नोट्स अपलोड करवा रखे बेटा, अगर नहीं हुए तो मुझे बता दो, अब मैं करवा दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से शायद हो चुके हैं, मैं भी चेक भी कर लूंगा। चलिए चलिए, स्मोक, स्मोक तो धुआं है बेटा, स्मोक का क्या करना। स्मोक तो एक सॉल्यूशन होता है, विलियन होता है। चलिए कोलतार के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। कोलतार कैसा कैसा होगा बेटा, लिक्विड होगा। किस कलर का होगा कोलतार, ब्लैक कलर का। तो कोलतार क्या होता है, एक थिक ब्लैक कलर लिक्विड होता है। ठीक है ना, जिसकी अजीब सी स्मेल होती है आपकी। ठीक है ना, कैसी स्मेल होती है, अजीब सी, मतलब बदबूदार स्मेल होती है। ठीक है। कोलतार जो होता है ना, ये 200 से भी ज्यादा पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार जो होता है, नोट्स अपलोड है बता दिया। ठीक बेटा, कार्बन नेचर में मिलता है, बनता कैसे नहीं, कार्बन तो मिलता है नेचर में। ठीक है ना, अलग अलग रूप में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, अलग अलग रूप में मिलता है कार्बन, हम नहीं बनाते, अलग अलग रूप में मिलता है। चलिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाली जो लाइन है, इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इसको अच्छे से क्रैम कर लेना। ठीक है ना। जो आर्टिफिशियल डाइज होती हैं उसको बनाने में इसका यूज करते हैं। ड्रग्स मतलब मेडिसिन वगैरह बनाने में इसका यूज करते हैं। परफ्यूम बनाने में इसका यूज करते हैं। प्लास्टिक बनाने में इसका यूज करते हैं। पेंट्स बनाने में, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल, छत बनाने में, विस्फोटक बनाने में। ठीक है ना। एक एक चीज याद होनी चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आता है पेपर में। ग्रेफाइट बेटा कार्बन का ही तो फॉर्म है, लेकिन प्योरेस्ट वो क्या नाम है, प्योरेस्ट फॉर्म तो डायमंड है। हाँ जी, उसमें होता है। हाँ, जीव जंतुओं में कार्बन है, हमारी बॉडी में कार्बन है, पेड़ पौधों में कार्बन है। ठीक है, चलिए अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी जो लाइन आ रही है ना, बहुत, नेपथलीन बॉल्स देखिए आप लोगों ने, नेपथलीन की बॉल्स देखिए, नेपथलीन गेंद कपड़ों में रखे जाती है कीड़े मकोड़ों से उन्हें बचाने के लिए, कीड़े मकोड़ों से उन्हें बचाने के लिए। अरे स्पीड में पढ़ाएंगे, रुक तो जाइए, कोई जरूरत, इतनी स्पीड क्या जरूरत है, सिलेबस तो पूरा होने वाला है, बुधवार तक करा देंगे आराम से, क्यों। आप उसमें बेटा ये सारे मटेरियल देखेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारा होगा। ठीक है ना, मैंने देखे नहीं है, अपलोड होने के बाद बाकी आप देख लेना, 1 और 2 है तो बाकी भी मैं बोल दूंगा, सारे अपलोड कर दें, मैंने सारे ही बोला था उनको करने के लिए। हाँ, नेपथलीन बॉल्स आप लोगों ने देखी, कपड़े में रखी जाती है। नेपथलीन बॉल की खास बात क्या होती है, कीड़े मकोड़ों से बचाती है। दूसरा, नेपथलीन बॉल्स कैसी होती है, सॉलिड होती है, और ये डायरेक्टली क्या होती है, ये आप देखो ना, कुछ टाइम बाद आपने जो नेपथलीन बॉल्स कपड़ों में रखी थी
वो आपको मिलेंगी नहीं। जब आप देखोगे जो नेफ्थलीन बॉल्स आपने कपड़ों में रखी थी, कुछ टाइम बाद वो आपको कपड़ों में नहीं मिलेंगी। अब ऐसा क्यों है, क्यों नहीं मिलेंगी? अपलोड है बेटा, बच्चे कह रहे सब अपलोड है, आप निकाल लेना। क्योंकि ये जो नेफ्थलीन बॉल्स होती है बेटा, ये अपने आप किस में चली जाती है, वेपर फॉर्म्स में चली जाती है। किस फॉर्म में चली जाती है, वेपर फॉर्म में चली जाती है, वाष्प में बदल जाती है। और जब एक सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्ट वाष्प में बदलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। लास्ट क्लास में ये सब पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। सब्लिमेशन क्या होता है ये पढ़ाऊंगा, एटम और सब्लिमेशन के बारे में। उसके नोट्स तुम्हें खुद बनाने हैं, वो मैं बनवाऊंगा, ठीक है ना, लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास हमारी बुधवार को ही होगी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है ना। अब आगे बढ़े। तो ये जो नेफ्थलीन बॉल्स होती है बेटा, किससे मिलती है हमें? नेफ्थलीन बॉल्स हमें किससे मिलती है? तो ये हमें कोल तार से मिलती है। किससे मिलती है? कोल तार से, ठीक है ना। कोल तार का यूज आप लोगों को पता होगा। कोल तार का यूज कहां पर करते हैं? सड़क बनाने में, है ना। मूर्खों, वो कोल तार नहीं होता, वो बिटुमिन होता है। जो सड़क बनाने में जो ब्लैक कलर का मटेरियल यूज करते हो, ठीक है ना, वो कौन सा होता है? बिटुमिन होता है। पहले कोल तार का यूज करते हैं। किसी ने किसी ने कहा बेटा मैंने नहीं ली सैटरडे को क्लास। मैंने एक क्लास ली थी, दूसरी क्लास नहीं ली सैटरडे को। मॉर्निंग में तो ली थी मैंने क्लास, सैटरडे को मॉर्निंग में मैंने क्लास ली है आपकी, शाम को नहीं ली, ठीक है। चलिए, तो नेफ्थलीन, अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेफ्थलीन बॉल्स विच आर मोथ रिपेलेंट एंड इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है ना, जो कीटों को भगाती हैं और क्या करती हैं, कीटाणुओं को मारती है। कीटों को भगाती है, कीटाणुओं को मारती है। ये किससे मिलती है हमें? ये जो नेफ्थलीन बॉल्स है, ये कोल तार से मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। किससे मिलती है? कोल तार से मिलती है। बिटुमिन, वो पेट्रोलियम, बिटुमिन जो होता है, पहली चीज तो ये पेट्रोलियम का प्रोडक्ट होता है, याद रखना। कोल तार और बिटुमिन अलग अलग चीज हैं। कोल तार और बिटुमिन अलग अलग चीज हैं, ठीक है ना। सड़क बनाने में जो मटेरियल यूज करते हैं वो क्या होता है? बिटुमिन होता है, ठीक है ना। और ये किससे मिलता है हमें? पेट्रोलियम से मिलता है। और ये जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं, ये कोल तार से मिलती है। और कोल तार किसका प्रोडक्ट है? कोल तार किसका प्रोडक्ट है? कोल का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब तीसरा आता कोल गैस। अब देखिए कोल गैस का बंद, कोल गैस क्या है? जब, सॉरी, तो जो ये जो कोल गैस होती है बेटा, इसका यूज कहां पर करते हैं? अच्छा, मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया था? पेट्रोलियम कोक पढ़ाया था ना, ठीक है ठीक है। देखो कोल गैस जो होती है ना, पहले कोल गैस, इसका कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं है, पहली चीज तो कोल गैस का, ठीक है ना। तो जब, तो जब क्या नाम है, कोयला बनाया जाता है, ठीक है ना, जब कोयला बनता है तो उस टाइम पर जो गैस प्रोड्यूस होती है बेसिकली वही कोल गैस होती है आपकी। कोल गैस जो होती है, पहले इसका यूज करते थे हम लाइट के सोर्स के रूप में, मतलब कोल गैस का हम लाइट के रूप में इसका यूज करते थे, एक लाइट की तरह काम करती थी। लेकिन आजकल हम इसका यूज हीट के रूप में, मतलब सॉरी, ऊष्मा के स्रोत के रूप में करते हैं, ठीक है ना। पहले हम कोल गैस का यूज किस पर्पज के लिए करते थे? लाइट मिल जाए हमें, ठीक है ना। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, इसका यूज किस पर्पज के लिए करते हैं? हमें गर्मी मिल जाए। क्या मिल जाए? गर्मी मिल जाए, ठीक है ना। तो देखिए ये सब लिखा होगा। जब कोयले को कोक में कन्वर्ट, सॉरी, जब कोयले को कोक में कन्वर्ट किया जाता है, कोयले को जब कोक में कन्वर्ट करते हैं तो उस टाइम पर जो गैस प्रोड्यूस होती है उसका नाम है कोल गैस। क्या नाम है? कोल गैस। कोयले को कोक में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना। पहले हम इसका यूज किस पर्पज के लिए करते थे? गलियों में रोशनी करने के लिए। किस पर्पज के लिए यूज करते थे? गलियों में रोशनी के करने के लिए। और आजकल हम इसका यूज कहां पर करते हैं? ऊष्मा के स्रोत के रूप में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। अब आता है बेटा पेट्रोलियम। अब क्या आता है? पेट्रोल। तो ये सारा रीड करने वाला चैप्टर है, तो जैसे हम थोड़ा बता देते हैं। टुडे यू आर लुकिंग स्लीपी। बेटा हाँ, मैं रात को 3 बजे सोया था, मैं रात को 3 बजे सोया था, ठीक है। बच्चों के लिए मटेरियल बना रहा था तो लेट सोया था, ठीक है ना। क्योंकि मैं पीजीटी, टीजीटी, पीजीटी सब पढ़ाता हूँ बेटा, बात ये, आईआईटी नीट। चलिए आगे देखिए। आपके में तो बहुत सिंपल साइंस है, ये तो साइंस है ही नहीं क्या कुछ, ठीक है। चलिए, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है? एक डार्क कलर का लिक्विड होता है, ठीक है ना, जिसकी बदबूदार स्मेल होती है, जिसकी क्या होती है? बदबूदार स्मेल होती है, ठीक है। अब पेट्रोलियम से हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं? काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। इनमें से ऑप्शन पे 4 ऑप्शन देकर पूछेगा आपसे कि इनमें से कौन सा पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है या कौन सा पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है,
ठीक है ना, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले है एलपीजी। अच्छा, पहले इसके बारे में देख लीजिए। ठीक है, अब पेट्रोलियम जो होता है ना, इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्री में ये हाईली यूज होता है। ठीक है ना, मशीन्स वगैरह में हो गए जैसे। तो इंडस्ट्री जो होती है बेसिकली इस पर काफी हद तक बेस्ड है, काफी हद तक इस पर आधारित है। ठीक है ना, तो इसीलिए जैसे आज के टाइम पर इंसान के किसके पीछे भागता है, गोल्ड के पीछे भागता है। तो इसका कंपैरिजन गोल्ड के साथ किया गया है। इसका कंपैरिजन किसके साथ किया गया है, गोल्ड के साथ किया गया, क्योंकि इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो पेपर में आपसे पूछ लेते हैं, ब्लैक गोल्ड किसे बोलते, इसका कलर, पेट्रोलियम का कलर कैसा था, ब्लैक था। पेट्रोलियम का कलर कैसा था बेटा, ब्लैक था। ठीक है ना, और इसको कंपैरिजन किसके साथ किया गया है, सोने के साथ किया गया है। तो इसको हम बोलते हैं ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, काला सोना बोलते हैं, क्योंकि इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना, अब आपने देखा होगा पेट्रोलियम जो निकाला जाता है ये समुद्र की गहराई से निकाला जाता है। ठीक है ना, तो ये जो आपने देखा होगा पेट्रोलियम इंडस्ट्री भी जो होंगी वो क्या होंगी, समुद्र के किनारे की तरफ ज्यादा होंगी। क्योंकि पेट्रोलियम को कहाँ से निकाला जाता है, सी की डेप्थ से निकाला जाता है। ठीक है ना, कहाँ से निकालते हैं हम, डेप्थ ऑफ सी से निकालते हैं। और वहां पर क्या होता है, डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम बेसिकली किससे मिलते हैं, हमें डेड ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। ठीक है ना, अब वहां पर कोयले के, इस पेट्रोलियम की खास बात क्या है, ये भी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर मिलता है। किस पर मिलता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर मिलता है, लेकिन एयर की एब्सेंस में। ठीक है ना, तो जहां पर पेट्रोलियम बनता है वहां पर एयर नहीं होती। ठीक है ना, वहां पर एयर नहीं होती, वहां पर एयर नहीं होती। ठीक है, अब देखिए, अब पेट्रोलियम से हमें देखो, पेट्रोलियम से हमें बहुत सारे सब्सटेंस मिलेंगे, अभी हम ये लिस्ट करने वाले हैं। ठीक है ना, पेट्रोलियम से हमें बहुत सारे सब्सटेंस मिलेंगे, वो लिस्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को जब हम पेट्रोलियम से सेपरेट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग बोलते हैं। पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम से जो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उनका हमें सेपरेशन करना, उनका पृथक्करण करना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग बोलते हैं। तो पेट्रोलियम से हमें प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट जो मिलता है वो क्या है, एलपीजी। क्या है, एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये जो एलपीजी होती है इसके अंदर मेन कंपोनेंट क्या होता है बेटा, ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। ठीक है ना, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं आपके, प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। सबसे ज्यादा नंबर 1 पर ये होता है, ये नंबर 2 पर होता है। अगर दोनों में से एक सेलेक्ट करना पड़ जाए तो क्या होगा, दोनों में से अगर आपको एक सेलेक्ट करना पड़ जाएगा तो क्या होगा, ब्यूटेन आपका आंसर आंसर होगा। ठीक है, तो जो एलपीजी होती है, एलपीजी में मेन गैस कौन सी होगी आपकी, ब्यूटेन होगी नंबर 1 पर, सेकंड पर क्या होगी, प्रोपेन। जब एलपीजी लीक करती है तो आप लोगों को स्मेल आती है या नहीं आती है ना, कोई ऐसा जिसको नहीं आती हो तो बेटा वो पर्सन नॉर्मल नहीं है, उसको इलाज की जरूरत है ना। तो अब वो जो स्मेल आती है वो किसकी वजह से आती है, देखो ये जो ब्यूटेन और प्रोपेन है इनसे कोई स्मेल नहीं आती। तो अगर सिलेंडर के अंदर सिर्फ ब्यूटेन और प्रोपेन होते तो गैस लीक करती तो क्या आपको स्मेल आती, नहीं आती। और कुछ वहां पर लगे हुए हैं माहौल बनाने में, और पता चला थोड़ी देर में परमानेंट बेहोश। ठीक है, पता चला थोड़ी देर में परमानेंट बेहोश। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर एक सब्सटेंस मिलाते हैं जिसका नाम क्या होता है, इथाइल मरकैप्टेन। क्या बोलते हैं, इथाइल मरकैप्टेन या थायो इथेनॉल। तो वो जो स्मेल होती है बेटा वो किसकी होती है, इथाइल मरकैप्टेन की होती है। इसी का दूसरा नाम होता है थायो इथेनॉल। इसका फॉर्मूला होता है C2H5SH। क्या होता है, C2H5SH। तो इसका यूज हम कहां पर करते हैं, कुकिंग पर्पज के लिए। तो याद रखना एलपीजी किसका प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। लुब्रिकेंट मैंने बताया था फिजिक्स में, लुब्रिकेंट किसे बोलते हैं बेटा, जो फ्रिक्शन को कम करते हैं, जो सब्सटेंस घर्षण को कम करते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो लुब्रिकेंट जो होता है ये किसका प्रोडक्ट होता है, एलपीजी का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, पेट्रोल किसका प्रोडक्ट होता है, पेट्रोल डीजल किसके प्रोडक्ट है बेटा आपके, ये पेट्रोलियम के प्रोडक्ट है। पेट्रोल का यूज करते हैं हम हल्के वाहनों में। ठीक है ना, पेट्रोल का यूज कहाँ करते हैं, हल्के वाहनों में जैसे बाइक वगैरह में। ठीक है ना, डीजल का यूज करते हैं हम भारी वाहनों में। आपने देखा होगा जैसे ट्रक वगैरह हो गए, बस वगैरह हो गए, इसमें किसका यूज होता है, डीजल का यूज होता है। हर जो हल्के व्हीकल्स होते हैं, ठीक है ना, उसमें किसका यूज करते हैं हम, पेट्रोल का यूज करते हैं। ठीक है ना, इसका इसका मतलब ये नहीं है कि हल्के व्हीकल में आप डीजल यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, गाड़ियों के अंदर डीजल यूज होता है, लेकिन बेसिकली
जो गाड़ी का जो भारी इंजन होता है, जैसे महिंद्रा की गाड़ी है जो होती है, स्कॉर्पियो हो गई, आप ये 700 हो गई, इनके इंजन नॉर्मल 2200 सीसी के इंजन होते हैं इनके, ठीक है ना। तो जो भारी वाहन होंगे वहां पर मेनली किसका यूज होता है, डीजल का यूज होता है, और हल्के वाहनों में किसका यूज करते हैं हम, पेट्रोल का यूज करते हैं, ठीक है ना। कैरोसिन ऑयल का यूज आपको पता होगा, स्टोव्स में किया जाता है, लैंप में किया जाता है, हेलीकॉप्टर्स में यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज तक पूछा नहीं गया है। हेलीकॉप्टर में किसका यूज करते हैं, फ्यूल के रूप में कैरोसिन ऑयल का यूज करते हैं, ठीक है ना। अगला आ गया पैराफिन वैक्स, ठीक है ना। तो पैराफिन वैक्स भी किसका प्रोडक्ट है, आपका पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम का। इसका यूज कहां पर करते हैं बेटा, कैंडल्स बनाने में, मोमबत्ती बनाने में, वैसलीन बनाने में इसका यूज करते हैं। कैंडल्स बनाने में, वैसलीन बनाने में हम इसका यूज करते हैं। बिटुमिन के बारे में मैं पढ़ा ही चुका हूं, बिटुमिन के बारे में मैंने अभी आपको पढ़ाया ही है, ठीक है ना। बिटुमिन का यूज कहां पर करते हैं बेटा, रोड बनाने में, सड़क बनाने में, ठीक है। तो ये कोल एंड पेट्रोलियम से देख रहे, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर था, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन भी मैंने बता दिए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़े, इसके भी आज इसी के भी आप क्वेश्चन लगा लेना, कोल एंड पेट्रोलियम के, ठीक है। चलिए, अच्छा थोड़ा बचा हुआ है, देखिए थोड़ा बहुत बचा हुआ, बेसिक देख लीजिए। अब देखो, सीएनजी पेट्रोलियम और वाटर में से किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, सीएनजी पेट्रोलियम और वाटर में से किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है बेटा, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, जल का घनत्व ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो पानी नीचे मिलेगा, ठीक है ना। उससे ऊपर क्या मिलेगा, देखो ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, और ये क्या है बेटा, गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। तो लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो गैस से ज्यादा होती है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो चीजें कहाँ मिलती हैं, नीचे की तरफ मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं, नीचे की तरफ मिलती हैं, ठीक है। तो ये लिक्विड है, तो ये दोनों नीचे मिलेंगे। अब इन दोनों लिक्विड में से भी जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे मिलेगा, ठीक है ना। तो वाटर क्या होता है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, वाटर नीचे मिलेगा, उसके ऊपर पेट्रोलियम होगा और उसके ऊपर सीएनजी होगी, ठीक है ना। जब आप सीएनजी को निकालते हैं जहां से इसके रिसोर्सेज होते हैं, तो सीएनजी ऊपर ही मिलती है, ठीक है ना। तो ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया डेंसिटी का। सीएनजी का मेन कंपोनेंट क्या होता है, मीथेन होता है। सीएनजी के अंदर मेनली कौन सी गैस होती है, मीथेन होती है, ठीक है ना। इसके फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, ठीक है। चलिए, अब सीएनजी के बारे में आपको पता होगा, कुछ बेसिक से कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सीएनजी के, कि इससे पोल्यूशन कम होता है। क्या होता है, इससे पोल्यूशन कम होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लीनर फ्यूल। क्या बोलते हैं, क्लीनर फ्यूल। लेकिन ध्यान रखना, आगे पढ़ेंगे अब, सबसे बढ़िया फ्यूल कोई बताएगा, सबसे बढ़िया फ्यूल कौन सा होता है, सबसे बढ़िया फ्यूल कौन सा होता है, सबसे बढ़िया फ्यूल कौन सा होता है। हाँ बेटा कृष्णा, लाइव है ये क्लास। एक अच्छा फ्यूल किसे बोलते हैं, एक अच्छा फ्यूल कौन सा होगा, हाँ बहुत बढ़िया, जिससे पोल्यूशन कम हो और जिससे जो हमें एनर्जी मिले वो ज्यादा मात्रा में मिले। आज ही की क्लास में स्टार्ट करेंगे, बताएंगे आपको, टाइम मिला तो आज ही कम हो जाएगा वो। तो जो लिक्विड हाइड्रोजन होता है ना, वो सबसे बढ़िया फ्यूल होता है बेटा। वो पेट्रोल डीजल, ये जो सीएनजी वगैरह होती है, इनसे 3 गुना एनर्जी देता है। क्या करता है, इनसे 3 गुना एनर्जी देता है, और पोल्यूशन नहीं करता, ठीक है ना, और पोल्यूशन नहीं करता, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा बढ़िया फ्यूल कौन सा होता है, लिक्विड हाइड्रोजन। लिक्विड हाइड्रोजन के बाद नंबर आता है सीएनजी का। अब सीएनजी जो होती है, इसको आसानी से ले जाया जा सकता है। आप देखते होंगे सीएनजी सिलेंडर होते हैं, सिलेंडर में सीएनजी को फिल करके इसको कैरी करना आसान हो सकता है, होता है, ठीक है ना। दूसरा, इसको पाइप से हम सिलेंडर के थ्रू लेके आते हैं, ठीक है ना। जबकि जब अब जो सीएनजी पंप्स होते हैं वहां पर ये किसके थ्रू आते हैं, पाइप्स के थ्रू आते हैं, ठीक है। हाँ, सस्ता भी होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसको बेटा हाई प्रेशर पर स्टोर किया जाता है, सीएनजी को हाई प्रेशर पर स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब ये जो होती है ग्रीन हाउस गैस होती है, एनवायरनमेंट में आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा, एनवायरनमेंट के बारे में ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये मैंने अपने यूट्यूब पर भी पढ़ा रखा, आप पढ़ के देखना। मैंने, आपने जो पढ़ा होगा ना, उससे मैंने कहीं ज्यादा चीजें इसमें बताई होंगी, ठीक है। एग्जाम तक कृष्णा बेटा, एक तो आज तुम पहली बार आए हो क्लास में लगता है, ऊपर से तुम क्लास को डिस्टर्ब करने लगे हो, ठीक है ना। ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस। आप एग्जाम की बात कर रहे हो, 2 दिन के अंदर सिलेबस पूरा होने वाला है,
2-3 दिन का सिलेबस बचा, 2 दिन का, बस 2 दिन का सिलेबस है, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बेटा एनवायरनमेंट का टॉपिक है, ये मैंने पढ़ा रखा, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा अपने यूट्यूब पर, ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से ही। ठीक है ना, तो ये भी मिल जाएगा लाइव वाले सेक्शन में यूट्यूब पर, नहीं तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्लेलिस्ट होगी उसमें मिल जाएगा, नहीं तो लिखो ना ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय सत्येंद्र सर, वो भी मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर। ठीक है ना, चलिए, ये क्या है कि नेचुरल गैस है, पढ़ लेना बेटा, आपके पार्ट 1 सीटेट पेपर 1 का पार्ट है, इन्वायरमेंट का पार्ट है। ठीक है, पढ़ना पढ़ लेना, नहीं तो इन्वायरमेंट में आपको पढ़ाया गया होगा, और अच्छे बेहतरीन तरीके से पढ़ना हो तो मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है ना, अब पेट्रोकेमिकल किसे बोलते हैं बेटा, पेट्रोकेमिकल किसे बोलते हैं, पेट्रोलियम और सीएनजी से जो हमें यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। चार ऑप्शन देकर वो आपसे पूछ लेगा इनमें से बताइए कौन सा पेट्रोकेमिकल का एग्जांपल नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है ना, तो जो हमें पेट्रोलियम से और सीएनजी से जो यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, पेट्रोलियम और सीएनजी से जो यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल बोलते हैं। ठीक है बेटा, फिजिक्स की शायद 10 क्लास हुई होंगी मेरे को लग रहा है, या 9 हुई है, शायद 10 हुई है जहां तक मुझे याद है, बाकी जिस देख लेना 9 या 10 जितनी भी है, एक बार चेक कर लेना। 9 मेरे को लग रहा है शायद, हाँ शायद 9 केमिस्ट्री की, 9 या 10। रविंद्रा तुम सुधरोगे नहीं, सुधरोगे नहीं, तुम डेली तुम्हारा यही काम रहता है। 10 हुई है, हाँ 10 क्लास हुई है बेटा नीरज, यही काम रहता है तुम्हें, तुम्हें तो ब्लॉक करवा देना चाहिए, मगर रिकॉर्डेड क्लास है, हद हो गई तुम्हारी तो बिल्कुल। चलिए, ठीक है ना, चलिए अब पेट्रोकेमिकल केमिकल का यूज काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, जिस ये यूजेस आपको याद रखना, डिटर्जेंट बनाने में इसका यूज करते हैं, फाइबर्स बनाने में इसका यूज करते हैं। ठीक है ना, फाइबर्स में आपको पढ़ाऊंगा भी। ठीक है ना, नाइलॉन आपके में, हाँ एक पीडीएफ अपलोड हुई होगी, नाइलॉन पॉलिएस्टर, ये आपके में एक पीडीएफ अपलोड हुई होगी बेटा, फाइबर टू फैब्रिक के, फाइबर टू फैब्रिक की। ठीक है ना, वो भी करनी है आपको, वो भी नोट्स में करनी है। फाइबर टू फैब्रिक मेरी हैंडराइटिंग में भी अपलोड हुए होंगे, उसी में एक तो टाइप वाला होगा, एक मेरे वाला होगा, तो मेरे वाले में आपको कोई मिस्टेक नहीं मिलेगी, जो मेरे हैंड रिटन होंगे। ठीक है ना, फाइबर टू फैब्रिक वाली वो भी निकलवा लेना प्रिंट आउट आपको। ठीक है ना, तो इसके इंपॉर्टेंट यूज कहाँ पर होते हैं, डिटर्जेंट्स में बनाने में इसका यूज होता है, फाइबर्स बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है ना, ये फाइबर टू फैब्रिक वाला टॉपिक मैं आपको कराऊंगा। ठीक है ना, पोलिएस्टर और प्लास्टिक, ये इसके इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, याद रखना। ठीक है, सीएनजी का यूज किस में हुआ है बेटा, गाड़ियों में ही करते हैं सीएनजी का। ठीक है, हाँ फाइबर टू फैब्रिक ओनली इंग्लिश में ही होगा, हिंदी में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चैप्टर ही ऐसा है। ठीक है ना, उसमें मैक्सिमम टर्मिनोलॉजी इंग्लिश हिंदी की सेम ही होती है फाइबर टू फैब्रिक में। ठीक है ना, तो हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा उस पर काम कर लेंगे। हाँ जैकेट आवाज कर रही बेटा, शायद ठंड लग रही थी। यार आप लोगों को मैं गाइड नहीं कर सकता, आप कह रहे फिजिक्स की 2 जगह क्लास है, एक वीओडी क्लास होती है, एक लाइव क्लास होती है। लाइव क्लासेस जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये वाली होती है, वीओडी किसी पुराने बैच की होती है। चलिए, हाँ जी, मैंने आपको बताया। अच्छा, अब ये जो हाइड्रोजन गैस होती है, मैंने कहा ये सबसे बढ़िया फ्यूल होता है, ये किससे मिलती है हमें, हम सीएनजी से ही हाइड्रोजन गैस को निकालते हैं, सीएनजी से ही हाइड्रोजन गैस को निकालते हैं। ठीक है ना, पीसीआरए की फुल फॉर्म क्या होती है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है ना, पेट्रोल को सेव करने की ट्रिक आपको पता होंगी कि जब रेड लाइट आती है तो इंजन को ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है ना, व्हीकल को हमेशा कांस्टेंट स्पीड पर चलाना चाहिए, बार बार ऐसा नहीं कि आप बार बार गाड़ी में रेस दे रहे हो। ठीक है ना, धीरे कर रहे हो, रेस दे रहे हो, धीरे करो। ठीक है ना, कोशिश हो सके कांस्टेंट स्पीड से चलाओगे तो सुना भी होगा गाड़ी का एवरेज अच्छा आता है। ठीक है ना, ये लिखा हुआ, ड्राइव द व्हीकल एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट रेट, ना तो गाड़ी को ज्यादा भगाना है ना ही धीरे चलाना है ज्यादा। स्विच ऑफ द व्हीकल एट रेड लाइट, रेड लाइट पर क्या करना चाहिए, व्हीकल को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है ना, और जहां पर आपको वेट करने पड़े वहां पर इंजन को ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है ना, टायर प्रेशर गाड़ी में चेक कर लेना चाहिए कि टायर प्रेशर प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है ना, और टाइम टू टाइम व्हीकल की सर्विस वगैरह करा लेनी चाहिए, मेंटेनेंस। ठीक है ना, मेंटेन रखना चाहिए उसे। बेटा ऐप को ना दोबारा से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेना, जिसके नोट्स अपलोड नहीं हो रहे। हाँ जी, सारे नोट्स डाल दिए। ठीक है, तो ये हमारा खत्म हुआ कोल एंड पेट्रोलियम। अब कंबशन एंड फ्लेम स्टार्ट करते हैं।
ठीक है ना, कंबशन और फ्लेम। ठीक है, देखो कंबशन जो प्रोसेस होता है सभी को पता होगा, दहन दहन जो प्रतिक्रिया होती है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। कंबशन जो प्रोसेस होता है ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ठीक है ना, क्लियर है। तो कंबशन में होता क्या है बेटा, अगर किसी सब्सटेंस को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ट्रीट कराते हैं, ठीक है, तो वो क्या करे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा और वो कुछ टाइम कुछ केसेस में क्या करता है, हीट और लाइट भी देता है। ठीक है ना, कंबशन में हीट तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन कुछ मान लीजिए आप किसी कंबशन का मतलब ये आप किसी सब्सटेंस को जलाना चाहते हो, किसी सब्सटेंस को आप जलाना चाहते हो, आप उसे जला तो जलाओगे तो हमेशा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। पहली चीज तो कोई चीज अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो नहीं जलेगी। ठीक है ना, तो कंबशन प्रोसेस के लिए इसीलिए कहते हैं ऑक्सीजन जरूरी होती है। तो किसी भी सब्सटेंस को जब आप जला रहे हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, तो क्या होगा, हीट हीट तो मिलनी ही मिलनी है और कुछ केसेस में लाइट भी मिलती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं। द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस किसके साथ रिएक्ट करेगा कंबशन में, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या देगा, हीट देगा। क्या देगा, हीट देगा, लेकिन कई बार वो लाइट भी दे सकता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंबशन प्रोसेस बोलते हैं। अब जैसे अगर आप सन की बात करो बेटा, सन सन की बात करो बेटा, सन के केस में भी क्या होता है, हीट मिलती है। आप सन क्या करता है, हीट एनर्जी देता है, लाइट एनर्जी भी देता है। लेकिन सन के अंदर कंबशन प्रोसेस नहीं होता। सन के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन होता है, जो आप अब आगे फ्यूचर में सुपर टेट, सी टेट, सॉरी सुपर टेट या यूपी टेट या टीजीटी की एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तब आप उसके बारे में पढ़ोगे। ठीक है, फिलहाल आपको यही याद रखना है, ठीक है ना, कि सन जो होता है वो भी हीट और लाइट देता है, लेकिन उसमें कंबशन की प्रक्रिया नहीं होती, दहन की प्रतिक्रिया नहीं होती। ठीक है ना, उसमें कौन सी प्रतिक्रिया होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, आपका जो सब्सटेंस कंबशन शो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते थे। तो कंबशन का एग्जांपल देखो, मैग्नीशियम लिया बेटा आपने, मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मेटल ऑक्साइड के बारे में बात की थी हमने, मेटल नॉन मेटल ने। अगर आप मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। और मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक होता है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है बेटा, इसका ध्यान रखना, जब आप इसको जलाते हो ना मैग्नीशियम ऑक्साइड को, तो या तो इसको आंखों से दूर करके जलाना चाहिए या स्पेक्स पहनने चाहिए, चश्मे पहनने चाहिए। क्योंकि जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जलता है ना तो बहुत ही हाईली ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होती है। क्या होती है, हाईली ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होती है, जिससे आंखों की रोशनी जा सकती है। क्या हो सकता है, जिससे आंखों की रोशनी जा सकती है। ठीक है ना, चलिए बता रखा, ब्राइट व्हाइट लाइट होती है। ठीक है ना, जब ये जलता है। अब चारकोल जो होता है, चारकोल के अंदर क्या मिलेगा आपको, कार्बन मिलेगा। चारकोल का आप कंबशन करा रहे हो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया अभी जो बता रहा हूँ कि चारकोल का कंबशन कराते हैं तो क्या मिलता है। तो चारकोल के अंदर क्या होता है, कार्बन। ठीक है ना, और कार्बन को अगर ऑक्सीजन मिलेगी, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगी तो कार्बन मोनो सॉरी CO2 मिलेगा, और लिमिटेड अमाउंट में मिलेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। ठीक है ना, तो कार्बन को अगर ऑक्सीजन मिलती है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन दी गई है उसे लिमिटेड नहीं दी गई, उसे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जित कार्बन को जलाने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए थी उतनी ऑक्सीजन दी है। तो चारकोल के एनसीईआरटी के लाइन, चारकोल के कंबशन से आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, चारकोल के कंबशन से क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ठीक है ना, और कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। और नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं बेटा, एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। ठीक है ना, अब कंबशन किसके प्रेजेंस में होता है, मैंने कहा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ठीक है ना, और ऑक्सीजन किसके अंदर प्रेजेंट होती है, एयर के अंदर। तो हम बोल सकते हैं कंबशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, या तो एयर हो या फिर सिंपली आप बोल सकते हो एक पर्टिकुलर गैस की बात करोगे तो ऑक्सीजन होनी चाहिए। पर्टिकुलर गैस की बात करोगे तो क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए। ठीक है ना, सन के अंदर हीड्रोलाइट प्रोड्यूस जो होती है, अभी बताया था, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। और यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी बात करें तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। सन के अंदर जो हीट और लाइट जो आती है इसका कारण क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ये लिख लेना आप, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। ठीक है ना, अब कंबशन दो तरीके का होता है बेटा, एक दो नहीं तीन तरीके का होता है। हालांकि लिखा एनसीईआरटी में दो ही तरीके का लिखा हुआ है, तीसरे को नोट में लिखवा दिया जाए, नोट में बता रखा है। एक होता है रैपिड कंबशन, एक होता है
स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है ना। एक होता है रैपिड कंबशन, एक होता है स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना। रैपिड और स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, देखो स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है, जो अपने आप शुरू हो जाए, जो कंबशन प्रोसेस अपने आप शुरू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने आपको व्हाइट फोस्फोरस के बारे में बताया था, मेटल नॉन मेटल जब पढ़ाया था। व्हाइट फोस्फोरस क्या होता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, ज्वलन ताप बहुत कम होता है। तो अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं, अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पर रख देते थे तो वो अपने आप जलना शुरू कर देता था। तो आपने तो कुछ किया नहीं, व्हाइट फोस्फोरस अपने आप जलने लगा। तो ये जो कंबशन होगा इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं। जैसे फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट में जो आग लगती है, फॉरेस्ट में जो आग लगती है, ठीक है ना, वो क्या हो गया आपका एक तरीके से, वो रैपिड उसमें भी एक हाँ, फॉरेस्ट फायर को भी आप इसी में रखोगे बेटा, स्पॉन्टेनियस कंबशन में ही रखोगे, ठीक है ना। या जिस प्रोसेस, देखो मैं आपको एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एग्जैक्ट डेफिनेशन बताता हूँ, ठीक है ना। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एग्जैक्ट डेफिनेशन तो ये होती है, हाँ पोटेशियम वाला हाँ सोडियम और पोटेशियम भी बोल सकते हैं, सोडियम और पोटेशियम में जो आग लगती है वो भी क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं बेटा रैपिड कंबशन की, ठीक है। रैपिड कंबशन, एनसीईआरटी कहती है कि रैपिड कंबशन वो होता है जिसको एक बार आप स्टार्ट कर दो, जिसको आप एक बार स्टार्ट कर दो, मतलब कंबशन प्रोसेस कराने के लिए उसे आपको एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे पेट्रोल होता है बेटा, गाड़ी में पेट्रोल यूज करते हैं, तो जब हम जैसे गाड़ी लगाते हैं, गाड़ी को ऑन करते हैं, तो एक स्पार्क प्लग होता है पेट्रोल इंजन में, क्या होता है, स्पार्क प्लग होता है, ठीक है ना। उसमें कहते एक चिंगारी उठती है, उस चिंगारी से क्या होता है, पेट्रोल का कंबशन होता है, दहन होता है। तो जिस कंबशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ती है, एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ती है, वो कंबशन क्या कहलाता है, आपका रैपिड कंबशन कहलाता है। और जिस कंबशन को स्टार्ट करने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होती, अपने आप होता है, वो आपका स्पॉन्टेनियस कंबशन कहलाता है, स्वतः दहन कहलाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में लगी थी ना बेटा अभी कोविड के टाइम पर ही, ऑस्ट्रेलिया में के जंगलों में आग लगी थी ना। तो एग्जाम्पल देखकर समझ जाओगे रैपिड कंबशन क्या होता है, ठीक है ना, और स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है, ठीक है ना। रैपिड कंबशन में एक्सटर्नल एजेंट की भी जरूरत पड़ती है, एक्सटर्नल हीट की भी रिक्वायरमेंट होती है, इसमें ज्यादा हीट निकलती है, क्या होता है, इसमें ज्यादा हीट निकलती है, ठीक है। फ्यूजन एंड फ्यूजन बेटा जब आगे आप दूसरे बैचेज लोगे उसमें पढ़ाएंगे, फ्यूजन फ्यूजन अभी सीटेट का बैच है, सीटेट के सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। जो स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है ये अपने आप स्टार्ट होता है, इसमें एक्सटर्नल हीट की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें कम हीट प्रोड्यूस होती है। इसके एग्जांपल है व्हाइट फोस्फोरस और फॉरेस्ट फायर, ठीक है। अब देखो एक होता है आपका एक्सप्लोसिव, ठीक है ना, एक्सप्लोजन बोलते हैं। तीसरा टाइप ऑफ कंबशन क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है। तो अगर किसी कंबशन प्रोसेस में बहुत ज्यादा मात्रा में हीट निकलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस कंबशन प्रोसेस को हम एक्सप्लोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन बोलते हैं, ठीक है ना। जिसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में गैस निकलती है, या हीट बोल लीजिए या गैस बोल लीजिए, प्रोड्यूस होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सप्लोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन बोलते हैं। इग्निशन टेम्परेचर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पर कोई बॉडी जलना शुरू करती है। जिस मिनिमम टेम्परेचर पर कोई बॉडी जलना शुरू करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब पुराने टाइम पर जो माचिस की तिल्ली यूज करते थे उसके अंदर क्या होता था बेटा, एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, व्हाइट फोस्फोरस, ये सब्सटेंस का यूज करते थे। आज के टाइम पर जो माचिस की तिल्ली यूज करते हैं उसमें ये दोनों तो होते हैं, लेकिन व्हाइट फोस्फोरस की जगह हम किसका यूज करते हैं, रेड फोस्फोरस का यूज करते हैं, लाल फोस्फोरस का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जब आप माचिस की तिल्ली को रगड़ते हो ऐसे तो जलने लग जाती है। तो वो क्यों जलने लग जाती है पता है, आज के टाइम पर हम रेड फास्फोरस यूज करते हैं। तो जब आप उसे रगड़ते हो तो रगड़ने पर क्या होता है, ये जो रेड फोस्फोरस होता है ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट फोस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो लाल फास्फोरस है ये आपका किस में कन्वर्ट होता है, व्हाइट फोस्फोरस में कन्वर्ट होता है। और व्हाइट फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, इसीलिए वो जलना शुरू कर देता है। क्या कर देता है, जलना शुरू कर देता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर।
इनफ्लेमेबल सब्सटेंस किसे बोलते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, ज्वलनशील पदार्थ वो होते हैं जो बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। क्या करते हैं? ठीक है ना, या बहुत जल्दी आग पड़ता है, सिंपली आप बोलोगे जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। जिन सब्सटेंस का ज्वलन ताप कम होता है, मतलब कम टेम्परेचर पर वो जलना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, ज्वलनशील पदार्थ। जैसे एलपीजी हो गया, पेट्रोल हो गया, इन एक स्पार्क की जरूरत होती है, एक हल्की सी चिंगारी की जरूरत होती है। एक हल्की सी चिंगारी मिलते ही ये जलना शुरू कर देते हैं। क्यों जलना शुरू कर देते हैं चिंगारी से ही? क्योंकि इनका ज्वलन ताप जो होता है वो कम होता है, इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, ठीक है ना। तो दो सब्सटेंस विच आर हैविंग लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैच फायर फ्रॉम फ्लेम, ठीक है ना। फ्लेम का मतलब समझते हो? लो, फ्लेम को हिंदी में बोलते हैं लो, ठीक है ना। हल्की सी चिंगारी ही काफी होती, ठीक है ना। जो लो होती है, जैसे आप देख सकते हो, जैसे कैंडल जलती है, ठीक है ना, कैंडल जलती है, उसके चारों तरफ एक कलर्ड कलर्ड चीज दिखती है ना। जब कैंडल जलती है तो उसके, जैसे एलपीजी भी जलती है, तो उसके चारों तरफ एक कलर, एलपीजी जब जलती है तो उसके चारों तरफ एक नीले रंग की आपको गैस टाइप से दिखती होगी, ठीक है ना। क्या दिखती होगी? नीले टाइप से की गैस से दिखती होगी, वही क्या होती है? फ्लेम होती है, ठीक है ना। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं? जैसे हम उसको उस लो के पास लेके जाते हैं, लो के पास लेके जाते हैं तो वो अपने आप जलना शुरू कर दे। ऐसा सब्सटेंस जो लो के पास जाने से ही जलना शुरू कर दे, ठीक है ना। वो लो के पास जाने से जल्दा शुरू, एक प्रॉपर वर्ड मुझे मिल नहीं रहा, वैसे तो लो ही होता है, लेकिन एक देसी भाषा में एक वर्ड होता है जिससे आप उसे एग्जैक्टली समझ जाओ, ठीक है ना। लो के पास लेने से ही वो जलना शुरू कर देता है। क्यों जलना शुरू कर देता है? क्योंकि उसका जलने का जो तापमान है, ज्वलन ताप जिसे कहते हैं, वो बहुत कम होता है। तो इतना टेम्परेचर लो में होता है कि वो कंबस्टिबल सब्सटेंस को जला दे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आग लगने की कंडीशन क्या है, ठीक है ना। आग कब लगेगी? आग लगने के लिए बेटा फ्यूल तो चाहिए ना। अगर आग लगानी है तो फ्यूल तो चाहिए। हाँ ठीक है, आपको किसी और के अंदर भी फील कराना है, जेलस फील कराना है, आग लगानी है, तब भी तो वो एक फ्यूल चाहिए। अब उस फ्यूल के रूप में आप क्या यूज करते हो, डिपेंड आप पर करता है, ठीक है ना। तो हमेशा आग लगाने के लिए, चाहे प्रैक्टिकल लाइफ हो, ठीक है ना, चाहे किसी की फीलिंग्स को आग लगानी हो, ठीक है ना, चाहे किसी सब्सटेंस में आग लगानी हो, फ्यूल तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ की अपनी, ठीक है ना, फीलिंग्स फीलिंग्स की बात नहीं कर रही। तो अगर आग लगानी है, तभी हमने पढ़ा कंबशन के लिए, आग लगाने के लिए या तो एयर होनी चाहिए या ऑक्सीजन होनी चाहिए, ठीक है। अब स्पॉन्टेनियस कंबशन है तो एक अलग चीज है, ठीक है ना। अगर रैपिड कंबशन है तो उसके लिए हमें स्टार्टिंग में एक्सटर्नल हीट भी चाहिए। तो कंबशन कराने के लिए या आग लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? एयर चाहिए, और तीसरा हमें हीट चाहिए, ऊष्मा चाहिए। तो क्या कंडीशन है फ्यूल फायर की? फ्यूल होना चाहिए, एयर या ऑक्सीजन होनी चाहिए, या हीट होनी चाहिए। ये हीट करती क्या है? हीट अगर आप दोगे तो ये क्या करेगी? उस बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ा देगी, जिससे उस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा या उससे ज्यादा हो जाएगा बेसिकली, ठीक है ना। सॉरी, हीट किस लिए देते हैं? उस बॉडी का टेम्परेचर, वो हीट क्या करते हैं? उस बॉडी के टेम्परेचर को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक ले जाती है। इट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ बॉडी टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो क्या करती है? जो बाहर से जो आप हीट दोगे वो क्या करती है? उस बॉडी के टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर के बराबर कर देती है, और जैसे ही उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर ज्वलन ताप के बराबर होगा, उसमें आग लग जाएगी। क्या होगा? उसमें आग लग जाएगी। फायर एक्सटिंग्विशर वो सब्सटेंस होते हैं बेटा जिनका यूज करते हैं हम आग बुझाने में। अग्निशामक किसको बोलते हैं? जिन पदार्थों का यूज करते हैं हम आग बुझाने में, वो कहलाते हैं आपके फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं? अग्निशामक होते हैं। अब ये फायर एक्सटिंग्विशर करते क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर क्या करेंगे? आप मुझे एक बात बताइए। अब एक बात है, आग लगाने के लिए क्या चाहिए? एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये क्या करेंगे? बॉडी और एक बॉडी और ऑक्सीजन के बीच में एक ऐसी चीज क्रिएट कर देंगे जिससे क्या होगा? उस बॉडी का कांटेक्ट ऑक्सीजन से टूट जाए। सिंपली बात है। फायर एक्सटिंग्विशर का काम क्या होता है? वो फायर के लिए एक कंडीशन क्या आती है आपकी? एयर या ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो ये सब्सटेंस का कांटेक्ट उस ऑक्सीजन के साथ तोड़ दे तो उससे आग अपने आप बुझ जाएगी, ठीक है ना। दूसरा, उसका इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ा दे। बॉडी का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो उसको बढ़ा दे।
अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो भी उसमें आग नहीं लगेगी। तो यही रोल होता है बेटा फायर एक्सटिंग्विशर का। ये क्या करते हैं, इट ब्रेक द कॉन्टेक्ट ऑफ ए बॉडी विच इज अंडर फायर फ्रॉम, उस बॉडी का कॉन्टेक्ट किससे तोड़ देंगे, एयर या ऑक्सीजन से तोड़ देंगे। ठीक है, उस बॉडी के टेम्परेचर को क्या करेंगे, इग्निशन टेम्परेचर से नीचे ले आएंगे, उस बॉडी के टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर से नीचे ले आएंगे। ठीक है ना, यानी कि जिस टेम्परेचर पर वो जलती है वो टेम्परेचर अचीव ही नहीं हो पाएगा, उससे कम हो जाएगा। ठीक है ना, मान लीजिए कोई बॉडी 30 डिग्री सेल्सियस पर जलती है, तो ये क्या कर देंगे, उस बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से कम कर देंगे, जिससे वो नहीं जल पाएगी। ठीक है, या ऐसा हो सकता है दोनों ही काम कर दे। तो अब हमारे सिलेबस में जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो दो है, एक है वाटर और एक है कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों यही करेंगे, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों क्या करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर का काम ही यही है। वो क्या करेंगे, बॉडी का कॉन्टेक्ट एयर और ऑक्सीजन से तोड़ेंगे और दूसरा उसके इग्निशन टेम्परेचर को कम करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए वाटर जो होता है ना बेटा, इस वाटर को यूज कर फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में हम दो चीजें यूज करते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर का यूज कहां पर नहीं करना है ये ध्यान रखना। अगर मान लीजिए कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, ठीक है ना, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसकी वजह से आग लगी है, तो वहां पर आप वाटर का यूज नहीं करोगे, क्योंकि जनरली प्योर वाटर तो अवेलेबल होता नहीं। जब आप आग बुझाने जाते हो, मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हुई, आपने पानी डाला, घरों पर जो पानी आता है वो क्या नाम है, डिस्टिल्ड वाटर तो होता नहीं, प्योर जल, अशुद्ध जल तो होता नहीं, 100% प्योर तो होता नहीं, उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको इम्प्योरिटी मिलेगी, अशुद्धता मिलेगी। तो इम्प्योर वाटर जो होता है बेटा वो कंडक्टर होता है, ध्यान रखना, इम्प्योर वाटर कंडक्टर है, प्योर वाटर इंसुलेटर होता है। तो आपने इम्प्योर वाटर डाला, तो उससे क्या होगा, जब आप डालोगे तो ऐसा हो सकता है उस पानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, तो आप फेंक रहे हो। अगर आपने मेटेलिक बाल्टी का यूज किया है तो बाल्टी में करंट आएगा, बाल्टी से आपके बॉडी से पास होगा और आप भगवान को प्यारे हो सकते हो। तो जब शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है तो वहां पर आप वाटर का यूज नहीं करोगे। और कहां पर यूज नहीं करोगे, अगर पेट्रोल में आग लग रही है, पेट्रोल में आग लग रही है, तो वहां भी आप वाटर का यूज नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, देखिए जैसे पेट्रोल है, ये पेट्रोल है, इसमें आग लगी है, क्या हुआ, इसमें आग लगी है, आपने क्या किया, पानी डाला। अभी आपने एक चीज पढ़ी थी, वाटर में और पेट्रोल में किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वाटर और पेट्रोल में किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। आपने पानी डाला, ये पानी नीचे आ जाएगा, ऊपर कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये वाटर इसके अंदर क्या होता है बेटा, इनसोल्यूबल होता है। एक तो वाटर पेट्रोल एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं, एविल होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। तो ये क्या करेगा, ये नीचे आके बैठ जाएगा, पेट्रोल को ऊपर कर देगा। ठीक है, तो ये क्या क्या कॉन्टेक्ट तोड़ पाया, नहीं तोड़ पाया, क्योंकि ये इसके अंदर मिक्स ही नहीं हो सकता। तो पानी सारा का सारा नीचे आएगा, पेट्रोल में अभी भी आग लगती रहेगी। तो ऐसी दो जगह पर आप वाटर का यूज नहीं करोगे। ठीक है ना, तो देखिए वाटर इज ए फायर एक्सटिंग्विशर, क्या काम करेगा, इट कूल्स द बॉडी सो दैट टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी फॉल्स बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। यही काम था फायर एक्सटिंग्विशर का। फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है बेटा, बस एक पढ़ेंगे अभी, ये 5 मिनट और पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये वाला तो कंप्लीट करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर वाला। ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर का काम क्या होता है, ये इग्निशन टेम्परेचर को कम करता है। वाटर वेपर सराउंड द बॉडी एज ए ब्लैंकेट, वाटर क्या करेगा, बॉडी को घेर लेगा। जिस बॉडी को घेरने से क्या होगा, इस बॉडी का कॉन्टेक्ट टूट जाएगा, इट ब्रेक्स द कॉन्टेक्ट ऑफ बॉडी फ्रॉम एयर और ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो इसका इसका यूज कहां पर करते हैं, जैसे लकड़ी में आग लगी है, पेपर में आग लगी है, यहां पर इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फायर के लिए इसका यूज नहीं करेंगे और पेट्रोल फायर के लिए इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये दोनों चीजें मैंने आपको समझाई है, क्योंकि वाटर क्या कर सकता है, अगर शॉर्ट सर्किटिंग हुई है तो भी बताया, ये दोनों चीजें, शॉर्ट सर्किटिंग हुई है तो पानी से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके बकेट में आएगी या डायरेक्ट आपके हैंड में आ जाएगी, आपके बॉडी से क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो इनके लिए हम इलेक्ट्रिक के लिए और पेट्रोल फायर के लिए हम किसका यूज करते हैं, CO2 का यूज करते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक और पेट्रोल फायर के लिए हम किसका यूज करते हैं, CO2 का यूज करते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, तो कल इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, कल आपका मैक्सिमम कंप्लीट हो जाए। कल क्या, हाँ, कल आपका ये मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट, कल हो सकता है आपका सिलेबस खत्म हो जाए। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं, कोशिश ये रहेगी कल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, कोई भी डाउट आए बेटा कल अपने डाउट पूछ भी लेना।
ठीक है ना। अगर इसी कोई डाउट हो तो टाइम ले आना, ठीक है ना। मैक्सिमम मेरी क्लास 7:10 पर स्टार्ट हो ही जाती है, 7:05 भी 7:10 पे, ठीक है। ओके गाइस, दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।